Hello everyone, hope you are doing well. And in the series of practicing all the practice sets for Air Force, as you are going to have your examination on 22nd September. So in that series, we are going to have another practice set today. So every pain gives a lesson and every lesson changes a person. चलिए आज का पहला क्वेश्चन रहता है आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड राइटिंग द एसे देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। ये बता रहा है कि जैसे ही मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तब बिजली चली गई, यानी उस वक्त बिजली चली गई। तो इसमें आपको नहीं लगता कि यहाँ पे देन की जगह पर कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आना चाहिए जो इसको बेस्ट वे में डिस्क्राइब करे? और या फिर मैं कह सकती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर पर जाए उससे पहले हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, एंड दैट इज यहाँ पर कुछ फिक्स्ड कंजक्शंस होते हैं। एंड मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आप आज की क्लास में इंपॉर्टेंट फिक्स्ड कंजक्शन फॉर योर एग्जाम, जिसमें पहला है कि नो सूनर के साथ में हमेशा आप लोग देन यूज करेंगे, एंड हार्डली के साथ में और स्कार्सली के साथ में फिक्स्ड कंजक्शन यूज करेंगे आप व्हेन। एंड इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सो के साथ में आप लोग दैट यूज करेंगे, टू के साथ में टू यूज करेंगे। एक बार मैं आंसर पर जाते हैं। तो स्कार्सली जहां पर भी आपको देखने को मिले तो आपको इसके साथ में क्या कंजक्शन यूज करना है, देन ना होकर यहां पर कंजक्शन आएगा व्हेन। ओके, सो यहां पर जैसा कि आपको टू देखने को मिल रहा है, तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको टू देखने को मिले, इट मींस आपको क्या करना है, वर्ब की बेस फॉर्म लगाना या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना। जहां पर भी आपको टू देखने को मिले उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलना चाहिए। और जब आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, इट मींस वो सेंटेंस क्या है, उसका जो वॉइस है वो क्या है, वो एक्टिव वॉइस रहने वाला है। एंड जब उसका आपको वॉइस चेंज करना होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होता है, तो टू के साथ में आप लोग बी ऐड करेंगे, एंड बी के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सेकंड क्वेश्चन, the block of residential flats including two shops were destroyed in the fire। यानी कि एक ब्लॉक है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ब्लॉक की, जिसमें क्या कर रहा है, ये बता रहे हैं कि उसके दो शॉप्स हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी फायर में। यानी कि बात किसकी की जा रही है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट रहने वाला है द ब्लॉक। तो जहां पर आपको अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट विल कैरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ में जब हम लोग बोलेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या, द ब्लॉक। और द ब्लॉक देखने से आपको पता लग रहा है कि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही, जिसकी बात की जा रही, वो क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इट विल कैरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब। यानी कि यहाँ पर वर नहीं आकर क्या आएगा, वॉज, क्योंकि वर तो क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन रह रहा है, तो इसके और भी तो जो रूल्स है वो भी साथ में देख लेते हैं कि सिंगुलर नाउन होगा तो इट विल कैरी सिंगुलर वर्ब। एंड जैसे कि अगर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, फर्नीचर या फिर एडवाइस, उसके अलावा वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन या लगेज, इसके साथ में हमेशा आपको एक चीज, एक रूल बना के रखना है, एंड इट इज वन ऑफ 120 रूल्स, गोल्डन रूल्स में से एक है कि इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। और इसके अलावा एक और चीज कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिले तब भी उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 3, and which is unless you do not submit your assignment on time you will not be allowed to take the exam। जब तक तुम अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर देते टाइम पर, तुमको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो अब अनलेस का मतलब ही ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो उसके साथ में
डबल नेगेटिव वर्ड्स की तो जरूरत नहीं रहती। इसका मतलब ही नॉट होता है कि जब तक तुम वो चीज नहीं करते, तो अनलेस यू सबमिट योर असाइनमेंट, यानी कि जब तक तुम असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जाम, तुमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर एरर रहने वाला है अपने पार्ट नंबर ए, पार्ट ए में। ओके, अब एक रूल है इसका कि नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अनलेस हो गया या अनटिल हो गया, इनके साथ में आपको क्या करना है, ओमिशन, आपको नॉट वर्ड यूज नहीं करना है, नॉट वर्ड को यूज करना ही नहीं है। अगर आ रहा है तो उस पार्ट में एरर फाइंड आउट करना है। नाउ सीनियर सिटीजन्स प्रेफर वॉकिंग इन द इवनिंग देन सिटिंग आइडल एट होम। अब वो कह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स है, जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग घरों में बैठने के बजाय शाम के टाइम वॉक पर जाना प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रेफर, तो यहाँ इसका रूल देख लेते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, तो प्रेफर वर्ड जहां पर भी आपको देखने को मिले ना, तो उसके साथ में आपको एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेना है, एंड दैट इज टू। तो यहाँ पर एरर कहाँ रहने वाला है, प्रेफर के साथ में आएगा टू, न कि देन की जगह यहाँ पर टू आएगा। सेंटेंस बनेगा सीनियर सिटीजन्स प्रेफर वॉकिंग इन द इवनिंग टू सिटिंग आइडल एट होम। अब इसके अलावा और भी वर्ड्स देख लेते हैं जिसके साथ में हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, जैसे कि जूनियर टू, सीनियर टू, रिड्यूस्ड टू एंड सबमिशन टू। और इसका अगर सेंटेंस देखना हो कि सीनियर, नाउ ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, कि वो मेरे से ज्यादा क्या है, सीनियर है एंड ओल्डर। यहाँ पे बात की जा रही है सीनियर की, तो सीनियर के साथ में कभी भी देन प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा टू। सीनियर टू जूनियर टू सबमिशन टू। एंड ही वॉज एब्सॉल्व्ड मीन्स उसे रिहा कर दिया गया था, all the charges leveled against him by the court। अब उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा जो भी चार्जेस लगाए गए थे, उससे उसको एब्सॉल्व कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन रहने वाला है, तो ही इज एब्सॉल्व फ्रॉम, तो मतलब वो चार्जेस से मुक्त है, रिहा है। अब इसके अलावा ऐसी बहुत सारी वर्ब्स है जिसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहने वाला है, जैसे कि एब्सटेन फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन चेंज इन द वेदर वर्कड हिज हेल्थ मेकिंग हिम बेड रिडन, यानी कि सडन चेंज वेदर के अंदर, मौसम के अंदर एकदम से जो बदलाव आया है, उसकी वजह से उसने क्या कर लिया है, बेड पर रेस्ट करना प्रेफर किया, या फिर वो इस हालात में आ गया कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा है। तो कह सकते हैं कि दीज वर्कड अपॉन हिज हेल्थ, यानी कि उसकी हेल्थ के अगेंस्ट, उसके फेवर में नहीं, अगेंस्ट वर्क किया है इसने। अब वर्क अपॉन का मतलब होता है वर्क ऑन, यानी कि इस पर बुरा असर डाला है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नाउ वर्कड आउट बोलते हैं ना कि इट वर्कड आउट, इट एक्सरसाइज, इट बिकेम easier। एंड वर्कड एट का मतलब होता है टू मेक एफर्ट, कोई चीज करने के लिए आपका एफर्ट लगना, प्रयास करना, कोई चीज के लिए प्रयास करना। अब एक वर्ड है इसी तरीके के, एक नाउन है आंसरेबल। आंसरेबल के साथ में प्रीपोजिशन रहने वाला है फॉर, आंसरेबल फॉर, यानी कि टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, कोई चीज के लिए जिम्मेदार होना। Had the authorities been more vigilant, the tragedy, यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर अथॉरिटीज, अगर प्रशासन या फिर अधिकारी थोड़ा सतर्क होते तो ये ट्रेजेडी नहीं होता। तो जब यहाँ पर हेड आ रहा है, यानी कि हम लोग एक सिचुएशन रख रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये चीज नहीं होती, अगर पास्ट में ये इवेंट्स या ये एक्शन लिया जाता तो रिजल्ट ये रहता। तो हेड के साथ में आपको यूज करना है would have been। Had the authorities been more vigilant, the tragedy would not been, the tragedy
would have been averted. Averted यानी कि अब ये जो बुरा हुआ है इसको रोका जा सकता था. It could be stopped. इसको रोका जा सकता था. No sooner did the bell ring, the students ran out of the classroom. कि जैसे ही बेल रिंग करती है, घंटी बजती है स्कूल की, स्टूडेंट्स क्लासरूम छोड़ करके भाग गए. तो यहाँ पर हम लोग लेंगे no sooner then. No sooner did the bell ring then the students ran out of the classroom. अब choose the synonym of ephemeral. अब सबसे पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए. एफिमेरल यानी कि जो बहुत कम टाइम के लिए रहता हो. तो सिर्फ एक ही वर्ड को एनालाइज नहीं करना, आपको सारे ही ऑप्शंस को एनालाइज करना होता है. तो एफिमेरल का हो जाएगा दैट लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए टिके. और एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है जो हमेशा हमेशा रहे, बहुत ज्यादा टाइम तक टिके. बट आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर हमसे सिनोनिम पूछा जा रहा है एफिमेरल का. क्षणिक का सिनोनिम पूछना है, सिमिलर मीनिंग देखना है, जो बहुत कम टाइम के लिए रहे. अब ट्रेंजिएंट का मतलब भी होता है स्टेइंग और लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए टिकता हो, बहुत कम टाइम के लिए रहता हो. अब मॉन्यूमेंटल, वेरी ग्रेट, इंपॉर्टेंट या फिर मैसिव इन स्केल, बहुत ज्यादा मात्रा में. अब इल्यूसिव, इल्यूसिव विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कैच या फिर डिफिकल्ट टू अचीव. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर. अब इसका हमको लेना है एफिमेरल का सिनोनिम. तो एटर्नल का मतलब जो हमेशा रहे, है ना, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉन्यूमेंटल, ग्रेट वर्क. तो यहाँ पर ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मीन भी होता है क्षणिक. और इसको आप एक और वर्ड से कह सकते हैं फ्लीटिंग. और फ्लीटिंग का मतलब भी होता है विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए रहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूडेंट. अब जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के अलावा बाकी चार ऑप्शंस के भी आपको मीनिंग पता होने चाहिए. तो वर्ड्स देख लेते हैं. अब प्रूडेंट, प्रूडेंट मींस एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, वाइज एंड सेंसिबल, विच इज वेरी कॉशियस, जो बहुत सोच समझ के काम करता हो. तो रेकलेस, रेकलेस का मीनिंग हो जाता है, मीनिंग रहेगा डूइंग समथिंग डेंजरस विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क. आप बिल्कुल रेकलेस है, केयरलेस है, लापरवाह है, बेपरवाह है. नाउ कॉशियस, कॉशियस का मीन्स बीइंग केयरफुल एंड वाइज, जो बहुत सोच समझकर फैसले लेता हो, एक्शंस लेता हो. द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रूडेंट. नाउ इंसोलेंट मीन्स विच इज शोइंग रूड एंड एरोगेंट या फिर लैक ऑफ रेस्पेक्ट, जो बिल्कुल भी रेस्पेक्ट शो नहीं करता. फूलिश यानी लैकिंग गुड सेंस और जजमेंट. तो नेगेटिव, कॉशियस इज द प्रिसाइज सीमेंटिंग मैच फॉर द पॉजिटिव क्वालिटी फॉर बीइंग प्रूडेंट. यहाँ पर अब हम लोग 4 ऑप्शंस पर जा सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. रेकलेस केयरलेस है, कॉशियस सावधान है, इंसोलेंट मींस ही इज लैकिंग इन रेस्पेक्ट, हु लैक्स इन रेस्पेक्ट, एंड फूलिश मींस जो बिल्कुल भी मूर्ख हो, बिल्कुल मूर्ख, फूल. अब प्रूडेंट का मतलब विच इज कॉशियस, एंड हमें देखना है इसका सिनोनिम. तो ये हो जाएगा कॉशियस. चूज द एंटोनिम ऑफ एलेक्रिटी. अब एलेक्रिटी का एंटोनिम क्या रहने वाला है, तो पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. अब एलेक्रिटी का मीन क्या रहने वाला है, इट मीन्स अ चीयरफुल, विलिंगनेस, ईगरनेस या फिर प्रॉम्प्टनेस टू डू समथिंग. जब आप कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आप उस चीज को करने के लिए मन से खुश हैं. अब ईगरनेस यानी कि उत्सुकता कोई चीज को लेकर. एपैथी यानी कि बिल्कुल भी केयर नहीं करना, उस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना या फिर बिल्कुल भी एंथुसियाज्म नहीं दिखाना, उत्साह जोश कुछ नहीं दिखाना. जील का मतलब तो उत्साह हो जाता है, ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म फॉर अ कॉज, कोई चीज के लिए बहुत एंथुसियाज्म होना. प्रॉम्प्टनेस, एक्टिंग क्विकली और विदाउट डिले, जो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट होता है, एकदम एक्टिव होता है, सडन डिसीजंस लेता है. हमसे पूछा गया है इसका एंटोनिम. अब एलेग्रिटी का एंटोनिम रहने वाला है बेटा एपैथी, जो बिल्कुल भी रेस्पेक्ट शो नहीं करता, बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करता, बिल्कुल एंथुसियाज्म शो नहीं करता, एंड ये जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं.
चूज द एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। अब ये वर्ड का आंसर देखिए, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रूगल क्या होता है एंड हमें इन ऑप्शंस में से क्या एनालाइज करना है, इसका एंटोनिम वर्ड। ओके, फ्रूगल मींस केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, जो बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करता हो, या फिर जो इकोनॉमिकल हो, या फिर हु अवॉइड वेस्ट ऑफ मनी, जो पैसे को बर्बाद नहीं करे। अब इकोनॉमिकल क्या हो जाता है, हु इज यूजिंग मनी केयरफुली एंड नॉट स्पेंडिंग अननेसेसरली, बिना फालतू खर्च नहीं करता। एंड एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग टू मच मनी और बीइंग वेस्टफुल, चीजों को, पैसों को बहुत मात्रा में बर्बाद करना। अब माइजरली या फिर मिजरली, अनविलिंग टू स्पेंड मनी और इवन व्हेन नेसेसरी टू स्टिंगी, मतलब अत्यधिक कंजूस, जब जरूरत हो तब भी वो पैसा नहीं खर्च करता। एंड प्रूडेंट, प्रूडेंट का मीन्स होता है वाइज एंड केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन स्पेशली अबाउट द मनी। तो हम लोग कह सकते हैं प्रूडेंट, जो कि सोच समझ के पैसा खर्च करे, जो बिल्कुल पैसा खर्च करे ही ना, जो सही जगह पर पैसा खर्च करे। यानी कि फ्रूगल का जो राइट एंटोनिम रहने वाला है दैट इज एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत अधिक खर्च करता हो, जो बहुत कम खर्च करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। अब इडियम क्या है, टू टर्न अ डेफ ईयर, यानी कि अनसुना कर देना चीजों को, सुनना नहीं ध्यान से, अनसुना करना, अनसुना करना। टू लिसन केयरफुली, नहीं, ये तो इसका ऑपोजिट जा रहा है। टू रिफ्यूज टू लिसन और इग्नोर, बाद में देखते हैं। टू बिकम फिजिकली डेफ, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देना फिजिकली उस चीज पर। एंड टू मिस इंटरप्रेट अ मैसेज, कोई मैसेज को गलत समझना, उसको मिसअंडरस्टैंड कर देना। यानी कि इसका जो राइट आंसर है रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टू रिफ्यूज टू लिसन, या फिर इग्नोर कर देना, या तो सुनने से मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, या इग्नोर ही कर देना। ओके, इसके अलावा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड इडियम्स है हमारे पास में। एंड जैसे कि डॉग्स लाइफ मीन्स हैविंग मिजरेबल लाइफ, बहुत बुरी जिंदगी होना, बुरी जिंदगी या खराब हालात, या फिर खराब हालात। डॉग्स लाइफ, कुत्ते जैसी जिंदगी। ओके, सेकंड वर्ड है एट सी, यानी टू बी इन कंफ्यूज, टू बी इन कंफ्यूजन, या फिर टू बी कंफ्यूज्ड, यानी कि क्या होना, कंफ्यूजन में होना। बीट द एयर, यानी कि हवा में ही कोई चीज करना, या फिर एफर्ट्स लगाना, हवा में प्रयास करना, यानी कि बिल्कुल वेस्ट। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल एफर्ट्स, बेकार प्रयास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, give the one word substitution for an office or position for which no salary is paid, यानी कि एक ऐसा काम, एक ऐसा ऑफिस जिसके अंदर किसी को भी मतलब पैसा नहीं दिया, वो उसका पोजीशन है वहां पर, बट उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, चार्ज नहीं किया जाएगा। पहला वर्ड है सिनेक्योर। सिनेक्योर मींस बिना काम की नौकरी, यानी कि जिसमें वर्क तो क्या है, कम है, बट पेमेंट बहुत ज्यादा है, पैसा ही पैसा है। ऑनररी, यानी कि मानद, नो सैलरी, सिर्फ नाम मात्र का मतलब पोजीशन है, काम तो है बट उसके लिए पैसा नहीं है। वॉलंटियर, यानी कि स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से कोई चीज करना चाहता हो। एंड ग्रेट, ग्रेटिस, अब ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त या फिर निशुल्क, डन विदाउट पेमेंट या फिर निशुल्क, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं चार्ज किया जाता। अब है एक वर्ड इम्पोस्टर। अब इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो अलग अलग रूप धारण करे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑनररी, यानी कि सिर्फ मान के लिए वो पोजीशन होती है, इसके लिए पैसा वैसा कुछ नहीं, सिर्फ इज्जत के लिए कि हाँ भाई ये इस पोस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस।
अब हमें वॉइस चेंज करना है इसका, तो उसके लिए पहले हमको सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है कि सब्जेक्ट क्या है, वहां पर वर्ब क्या हो रही है, यानी कि वर्क क्या हो रहा है, और वर्क हो रहा है तो क्या वर्क हो रहा है, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया का कर्म क्या है। द पायलट यानी कि करेगा कौन काम को, पायलट। लैंडेड यानी कि लैंड किया, यानी कि कोई चीज को नीचे की तरफ उतारा। लैंडेड द प्लेन यानी कि एरोप्लेन को लैंड किया। सेफली डिस्पाइट द स्टॉर्म यानी कि तूफान, आंधी तूफान या फिर खराब मौसम के होने के बावजूद भी पायलट ने क्या किया, प्लेन को बहुत सेफली लैंड किया। अब इसका हमें देखना है वॉइस। अब वॉइस चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि अगर कोई प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस दिया हुआ, अब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई टेंस, कोई आपको सेंटेंस दिया हुआ उसका टेंस क्या है, वो किस टेंस का है। तो अगर आपको वहां पे देखने को मिल रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई काम या फिर काम को करने वाले के बारे में दिया हुआ है, फिर वो क्या काम कर रहा है, और फिर वो काम कर रहा है तो क्या काम कर रहा है, वो वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर वो जो क्रिया है उसका कर्म क्या है। तो इसका अगर पैसिव बनाना है तो हमें सबसे पहले लेना होता है ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम लोग इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगी अपनी इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर, और ये केस तो हर किसी में सेम रहने वाला है, सिमिलर केसेस है ना। ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाई रहेगा, और बाई के बाद में सब्जेक्ट रहेगा, कर्ता रहेगा। यानी कि अगर मैं वॉइस की बात करूं, वॉइस को हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग वाच्य। अब वाच्य दो प्रकार के होते हैं इन इंग्लिश, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता प्रधान, और इसको बोलेंगे कर्म प्रधान, जिसमें क्या हो, कर्म की प्रधानता हो, ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो। एंड इसमें होता है डूअर या फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर डूअर। ओके, तो अब हम लोग ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट डिस्पाइट द स्टॉर्म, या फिर द प्लेन हैड। अब हैड तो कैसे आएगा, इट मीन्स ये पूरा ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी ये जो ट्रिक्स है, ये एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स है, इसमें क्या करना होता है, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है। तो इसमें हम लोगों ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। अब सेफली, अब सेफली लैंडिंग तो बिल्कुल भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं रहने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके अलावा डिस्पाइट द स्टॉर्म द प्लेन इज लैंडेड सेफली बाय द पायलट, तो डिस्पाइट द स्टॉर्म भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहने वाला है। एंड इसने क्या कर दिया, यहाँ पर टेंस भी चेंज कर दिया है, इन लोगों ने टेंस कर दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि नहीं है। अपने पास में ये जो लैंडेड वर्ड है, ये शो कर रहा है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। इसको पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट। ओके, अब हमें पता है कि सिंपल पास्ट आया है, यानी कि हम लोगों को कौन सी हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, वॉज या फिर वर। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है। द प्लेन यानी कि क्या रहने वाला है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट डिस्पाइट द स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में क्या रहता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लगते हैं, जैसे कि एक वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट यानी के बावजूद, एंड इंस्टेड ऑफ, इट मींस, इट आल्सो मींस कि के बावजूद। बट डिस्पाइट और इंस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, आपको नहीं लगाना है ऑफ। बट
बट हमें इंस्टेड के साथ में ऑफ लेना है, लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इंस्टेड के साथ में अगर आपने ऑफ नहीं लिया तो गलत हो जाएगा, यानी कि इंस्टेड के साथ में ऑफ तो लेना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बट डिस्पाइट एंड इंस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगाना। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन क्या करना है हमको, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, कि तुम आवाज क्यों कर रहे हो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। अब अगर हम लोग सिंपल हिंदी में बात करते हैं कि टीचर ने उनसे प्रश्न किया, उनको प्रश्न पूछा गया, उनसे पूछा गया कि तुम आवाज क्यों कर रहे थे, इसी को अगर इंग्लिश में बोलो तो बहुत इजी है। वैसे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अगर हमें ट्रिक्स आती है, अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन लिए अच्छे खासे, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। तो बेटा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड, पहले तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या रही है। अब यहाँ पे बता तो कुछ रहा है नहीं, तो टोल्ड वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा द टीचर इंक्वायर, इंक्वायरी तो कुछ नहीं हुआ है इसके अंदर, उनको जस्ट इंटेरोगेट किया है, उनसे क्वेश्चन किया है। नाउ अब अपने पास दो ऑप्शन रहे, एक तो आस्क्ड एंड आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट, अब जब यहाँ पर WH फैमिली से ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड है ये आ गया है, तो यहाँ पे कंजक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया अपना एलिमिनेट। अब अपने पास ऑप्शन ही एक बचा है, ऑप्शन नंबर 1। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे वर मेकिंग नॉइज, व्हाई दे वर मेकिंग अ नॉइज, वो लोग बात क्यों कर रहे थे, चिल्ला क्यों रहे थे। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट। अब यहाँ पर ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इंप्रूव करना है कि यहाँ पर क्या सही वर्ड होगा। जैसे इफ आई वॉज अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, कि अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो आपको पता है कि जहां पर इफ आया यानी कि ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं इमेजिनेशन, या फिर इसको इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन भी कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर इमेजिनरी सिचुएशन। सिचुएशन जहां पर ये सच नहीं है बट वो हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशन है कि अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता। तो इफ आई वॉज, कभी भी ऐसे सिचुएशंस में हम लोग वॉज नहीं यूज करेंगे, हमेशा वी विल यूज वर, WERE, वर। Were will be the correct alternative to improve the underlined part. If I were a king, I would help the poor. अगर मैं राजा होता या होती तो मैं गरीबों की मदद करता या करती। Identify the correct part of speech of the underlined word. अब आपको correct part of speech बताना है किसका, underlined word का। And question is, दिस इज अ फास्ट ट्रेन। अब ये जो फास्ट वर्ड आया है ये किसके लिए आया बेटा, ये आया है ट्रेन के लिए, कि दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ये ट्रेन फास्ट है, ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं, उनको एडजेक्टिफाई करते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण। अब अगर आप पूरी सेंटेंस को भी एनालाइज करना चाहे तो क्या ले सकते हैं, जैसे दिस इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पर एक एक वर्ड को भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि अब दिस क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा अपना प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन, तो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है ना, इंडिकेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इज यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या, एज अ, वैसे तो इज वर्ड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, क्योंकि क्या स्टेट बता रहा है, कोई चीज स्टेट बता रहा है, स्थिति बता रहा है, कोई सिचुएशन को आगे बता रहा है। दिस इज अ, ये हो जाएगा अपना आर्टिकल।
एंड फास्ट एंड ट्रेन। फास्ट का तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये क्या है अपना एडजेक्टिव, क्योंकि ये बता रहा है ट्रेन के बारे में, इस नाउन के बारे में बता रहा है। अब अगर इसमें भी पूछ ले तो कौन सी नाउन, तो कॉमन नाउन है। ओके, सो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्यूरोक्रेसी का करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है, तो आपको सबसे पहले स्पेलिंग आनी चाहिए किसकी, क्रेसी की। अगर आपको वो भी देखने को मिल जाए ना तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर। देखो यहाँ पर तो ब्यूरो की स्पेलिंग गलत है, तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे क्रेसी का स्पेलिंग गलत है, CRASY लिखा हुआ है, तो हमें राइट आंसर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है अगर हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके, अब कुछ वर्ड्स है लाइक असैसिनेशन, कमिटी, इनकी स्पेलिंग को भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये भी एरर फाइंडिंग वाले में आ जाएगा या फिर करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में पुट अप कर सकते हैं। जैसे असैसिनेशन कर देना, किसी की हत्या कर देना, गद्दारी कर देना, कमिटी यानी कि समिति हो जाएगा, एंड अकरेंस यानी कि कोई चीज की प्रेजेंस, एंड उसके अलावा एक लास्ट वर्ड है दैट इज ग्रीवेंस, एंड ग्रीवेंस मीन्स कंप्लेंट, कोई चीज को लेकर शिकायत दर्ज करना, ग्रीवेंस शो करना। सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन। अब क्राइटेरियन की मापदंड का हमको प्लूरल देखना है, ये तो क्या है, ये हो जाएगा अपना सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। सो क्राइटेरियन का रहने वाला, क्राइटेरिया तो नहीं होगा इसमें, तो आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए, इसका होगा क्राइटेरिया यानी कि मापदंड। ओके, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, ऑक्स का होगा ऑक्सन, डेक्टम का होगा डेटा, ओवुम का होगा ओवा, एंड एजेंडम का होगा एजेंडा। सो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही नहीं, उन 20 क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस को एनालाइज किया है, और उस तरीके से हम लोगों ने 20 से कहीं ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं। इसी तरीके से अगर आप सीरीज में चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।